जी, चलिए। तो इंशाल्लाह जितनी हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये एडजस्ट कर रहे हैं सभी को, वरना इंशाल्लाह कल से शार्प टाइम को स्टार्ट होगा। हुमा मैडम का कहना है कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। जी, मेरा नेटवर्क भी सेम जगह पर है और इंटरनेट पैक भी अच्छा है। तो शायद जिन लोग को तो वो खुद नेटवर्क में आ जाएँ। फिर से एक मर्तबा सभी का वेलकम है। तो हम देख रहे थे लैंग्वेज एंड थॉट्स, चैप्टर का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट्स। ठीक है। उसके अंदर मैंने बताया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर असर करती है। उसमें सबसे पहला है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर उसकी भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया। सोशल फैक्टर के अंदर एनवायरमेंटल चीज़ें शामिल है, जिसमें फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं और उसके मोहल्ले के लोग हैं। वो तमाम तर चीज़ें शामिल है माहौल की, उसे हम सोशल फैक्टर्स कहेंगे। ठीक है। सेकेंड है एजुकेशनल फैक्टर्स, बी है एजुकेशनल फैक्टर्स। ठीक है। एजुकेशनल फैक्टर यानी क्या? वो तालीमी मराहल जिससे बच्चा गुजर रहा है, वो एजुकेशनल स्टेप्स जिससे बच्चा गुजर रहा है, वो तमाम तर स्टेप्स, फिर वो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, उसकी उम्र के मुताबिक हो, फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन, वो तमाम तर चीज़ें एजुकेशनल फैक्टर्स के अंदर आएगी। तीसरा है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स किसे कहते हैं, कोई बताएंगा? आसान है, उर्दू में कहेंगे हयाती अवामिल। ठीक है। एक मिनट। जी, बायोलॉजिकल फैक्टर से मुराद हयाती अवामिल या फिर डिसऑर्डर्स। हो सकता है कि बच्चा बीमार पड़ गया, हो सकता है कि बच्चा माजूर हो सकता है कि बच्चा किसी मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है। तो ये तमाम तर चीजें शामिल होगी बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर। तीनों चीजें समझ में आ गई? जी, रिप्लाई दिया कीजिए आप, ताकि मैं समझ सकूं कि आप मुझे सुन रहे हैं। समझ में आ गई। जी, जी सर। ये तीन तीन चीजें ऐसी हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर असर करती है, और यही चीजें सीडीपी के अंदर भी है, यही चीजें उर्दू के अंदर भी शामिल होगी, यही चीजें मराठी और इंग्लिश के अंदर भी शामिल होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। स्टेजेस देखना है लैंग्वेज एक्विजिशन के, नोटबुक में लिखिए आप। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन के आया था। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है
कि किसी भी द प्रोसेस ऑफ गेनिंग एनी स्किल, कोई भी महारत को जब हम हासिल करते हैं तो उससे हम एक्विजिशन कहते हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन की कौन सी स्टेज के अंदर बताई जा रही है, तो उसको हम एक एक से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली स्टेज है, आप नोट डाउन कीजिए, जो सिक्स। सर ये स्टेजेस, सर हेलो सर, सर इसे एक जी बार और बोलिए। एक्सप्लेन कीजिए, लैंग्वेज एक्विजिशन को एक बार और एक्सप्लेन कीजिए। जी सुनिए, लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गेनिंग एनी एबिलिटी और स्किल, कि कोई भी ऐसी स्किल हासिल करने का प्रोसेस, कोई भी महारत हासिल करने का जहनी अमल, उसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहेंगे। और लैंग्वेज हासिल करने के लिए, कोई महारत का हासिल करने के लिए आपका जहन कोई अमल कर रहा है, बच्चे का जहन अमल कर रहा है, तो उसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, इसलिए लैंग्वेज एक्विजिशन को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर कौन कौन सी स्टेप्स हैं, तो यहाँ पर सीडीपी के अंदर 5 स्टेप्स दिए गए हैं, 5 स्टेप्स दिए गए हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के। 5 स्टेप्स, उसमें सबसे पहली है जो 6 वीक तक चलती है, बच्चे की 6 वीक तक जो स्टेप होती है, जिसके अंदर बच्चा जहनी तौर पर लैंग्वेज की फर्स्ट स्टेप में होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन के फर्स्ट स्टेप में होता है, उसे कहते हैं कूइंग। कूइंग, COOING, ये फर्स्ट स्टेप है लैंग्वेज एक्विजिशन की। इसके ऊपर सीडीपी के अंदर पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड के अंदर भी सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर्स में। और एक बात इसी मौके से बताता चलूं कि सीडीपी के अंदर पेपर फर्स्ट के लिए अलग सीडीपी है, पेपर सेकंड के लिए अलग सीडीपी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तमाम तर चीजें आपको पेपर सेकंड के लिए भी पढ़ना है, जो आप पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ रहे हैं, पेपर फर्स्ट में जो चीजें पढ़ रहे हैं यकीनन वो आपको पेपर सेकंड के लिए भी कारआमद है। चलिए, तो पहली जो स्टेप है जो 6 वीक की होती है बच्चे के पैदाइश के बाद, वो है कूइंग। इसके अंदर बच्चा क्या करता है, आप सोचिए, किसी बच्चे को जहन में लाइए, जो बच्चा 6 वीक का है, 6 वीक यानी कि कितने महीने का हो रहा है बताइए, 1.5 महीना, 1.5 महीना, जी 1.5 महीना। जी 1.5 महीने का बच्चा कौन सी आवाज करता है, कोई बताएं। गूगा की आवाज करेंगे रोकर। जी, आप सभी के घर में किसी न किसी बच्चे को आपने देखे होंगे। तो 1.5 महीने तक का बच्चा जो आवाज करता है उसे कोइंग कहते हैं, और ये लैंग्वेज एक्विजिशन की फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है बबलिंग। बबलिंग, बबलिंग ये सेकेंड स्टेप है लैंग्वेज एक्विजिशन की, जो 6 वीक के बाद से लेकर 6 मंथ तक चलती है। इसके अंदर बच्चा बबलिंग करता है, ब ब ब म म म म, यानी कि बेमाने अल्फाज अपनी जुबान से अदा करता है, ऐसे अल्फाज अदा करता है जिसका कोई माने नहीं होता, उसे हम बबलिंग कहते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज एक्विजिशन की सेकंड स्टेप है। उम्मीद करता हूं इस स्टेप को समझ रहे होंगे। थर्ड स्टेप है वन वर्ड स्टेज। वन वर्ड स्टेज, अब ऐसा मरहला आ गया लैंग्वेज एक्विजिशन का जिसमें बच्चा एक अल्फाज बयान करता है, एक अल्फाज को कहना शुरू करता है। तो ये जो चीजें हैं, हम कौन से स्टेप्स देख रहे हैं अभी, एक सी क्यूइंग हो गया ना, जी सर। जी, एक क्यूइंग हो गया, बबलिंग हो गया, वन वर्ड वन स्टेज वर्ड। का बयान करता है बच्चा, 6 महीने के बाद 1 ईयर तक बच्चा एक लफ्ज को अदा करना शुरू करता है। जी ठीक है, तो आप किसी बच्चे को अपने, खासतौर पे सीडीपी के अंदर ये एक प्रैक्टिकल मजमून है, जो बच्चे सोचते नहीं, जो बच्चे इसको प्रैक्टिकली अपने अराउंड में सीडीपी को समझेंगे, खास तौर पे मजमून ही ऐसा है कि आपको बच्चों की नफ्सियात और बच्चों के तमाम तर एज इश्यूज को समझना पड़ता है,
तभी आप अच्छे मौलवी बन सकते हैं। उसीलिए सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर बच्चे की ज़हनी सलाहियत और उसकी उम्र के मुताबिक आपको किसी भी बच्चे को प्रैक्टिकली ज़हन में रख के इन चीज़ों को, और आगे की जो चीज़ें आएँगी, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो किसी न किसी हर मरहले में हर कोई ना कोई बच्चा आपके ज़हन में होना चाहिए, कि जब भी किसी बच्चे को अगर आप देखें तो समझ में आ जाए कि ये कौन-सी स्टेज में है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कौन-से स्टेज में है, ये लैंग्वेज एक्विजिशन के कौन-से स्टेज में है। हर बच्चे को देखने पर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो। तो बच्चा जब वन वर्ड अदा करता है ज़ुबान से, तो वो वन वर्ड स्टेज कहलाती है, और वो जो स्टेज है वो 6 महीने से लेकर 1 ईयर तक चलती है। ठीक है? नेक्स्ट है टू वर्ड स्टेज। चौथी स्टेज है टू वर्ड स्टेज। अब बच्चा यहाँ पे 2 अल्फाज बयान करेगा। ठीक है? यानी कि पहले बच्चा सिर्फ अब्बा बोलता होगा या फिर और कुछ अल्फाज अदा करता होगा। अब यहाँ पर बच्चा 2 अल्फाज बोलने लगता है। ठीक है? तो ये वो पहले वाले अल्फाज जो थे सिर्फ 1 ईयर से थे। अब ये 2 अल्फाज जो बच्चा 1 ईयर के बाद 18 मंथ तक, महीने, यानी डेढ़ साल के बाद ये बच्चा 1.5 साल की उम्र तक, 1.5 साल की उम्र से ज्यादा, तो ये बच्चा जो है 2 अल्फाज बयान करेगा। ये लैंग्वेज एक्विजिशन की चौथी स्टेप है। अब 2 अल्फाज बयान कर दिया, लास्ट स्टेप कौन सी होगी? जहां पर बच्चा जुमले अदा करता है। ठीक है? जहां पर बच्चा जी जुमले अदा करता है उसे कहते हैं लॉन्गर अटरेंस। लॉन्गर अटरेंस, इन अल्फाज को अब याद रखिए या नोटबुक में लिखिए, जिसे कहते हैं लॉन्गर अटरेंस। लॉन्गर अटरेंस से क्या मुराद है? कि जिसमें बच्चा जुमले बयान करता है। अब वो मुकम्मल जुमले अदा करेगा कि मुझे दीजिए, मुझे चाहिए, मम्मी आइए, मम्मी मुझे लीजिए, इस तरह के मुकम्मल जुमले अदा करेगा। तो ये पूरे मुकम्मल जुमले अदा करने की उम्र जो है वो 2 से लेकर 4 साल तक के बच्चे अच्छे खासे जुमले अदा कर लेते हैं। आपके पास भी सराउंडिंग में आपके भांजी भतीजे फैमिली में बच्चे होंगे जो अब 2 से 4 साल की उम्र में हैं और वो आज मुकम्मल जुमले बयान करते हैं। तो ये 5 स्टेजेस हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ें। चलिए, ये 5 स्टेप्स थे लैंग्वेज एक्विजिशन की। उसके बाद आपको याद होगा कि ऐसा भी नहीं है कि आप जितने लोग यहाँ पर आज ज्वाइन हैं वो सब के सब ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, जो आपने माहा टीईटी में पढ़ा होगा और सीटेट की तैयारी के लिए भी आपने पढ़ा होगा। तो उसमें अंदर आपने पियाजेट और वाइगोट्स्की को पढ़ा होगा। हमारे ऑफलाइन क्लासेस में भी और दीगर चीजों में भी हमने इसको देखे हैं, पियाजे को और वाइगोट्स्की को, है ना। पियाजे ने किस चीज पर जोर दिया, बताइए कोई। पियाजे ने कॉग्निटिव कौन सा नजरिया डेवलपमेंट। पेश किया? जी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे उर्दू में जी, जिसे उर्दू में कहते हैं ज़हनी व जहनी अखलाकी तरक्की। जी, तो 2 लोग हैं, एक है पियाजे और दूसरा है वाइगोट्स्की। इन दोनों चीजों में, इन दोनों भी माहिर नफ्सियात ने लैंग्वेज के मुतालिक क्या कहा, इसलिए यहाँ पर शामिल किया गया है कि ये दोनों माहिर नफ्सियात ने अपने नजरियात में लैंग्वेज डेवलपमेंट को बयान किया है कि लैंग्वेज का माहौल के ऊपर असर क्या होता है, या लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर कौन सी चीजें शामिल है, या लैंग्वेज की डेवलपमेंट बच्चे की पर्सनालिटी के अंदर कौन सी चीजें शामिल है। इसलिए इन दोनों भी माहिर नफ्सियात का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। तो क्या जिक्र हो रहा है, उन चीजों को आप नोट डाउन कीजिए कि पियाजे ने क्या कहा, वाइगोट्स्की ने क्या कहा। ठीक है? तो सबसे पहले है कि पियाजे कहता है, सबसे पहले है कि पियाजे कहता है कि थॉट प्रोसेस लैंग्वेज डिटरमाइंस, के पहले इंसान क्या करता है, सोचता है। ठीक है? पहले इंसान, बच्चा क्या करता है, थिंक करता है, सोचता है, और उसके बाद उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। ये किसका कहना था? पियाजे का। ठीक है? वैगोट्स्की इसी पस मंजर में क्या कहता है, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ थॉट एंड लैंग्वेज आर इंडिपेंडेंट। थॉट
और लैंग्वेज दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। समझिए, इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो क्यों पूछे जाते हैं कि दोनों ने लैंग्वेज डेवलपमेंट को अपने नजरियात में शामिल किया था। तो पियाजे कहता है कि पहले बच्चा सोचता है, उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, जबकि वाइगोट्स्की कहता है कि थॉट प्रोसेस एक इंडिपेंडेंट चीज है, लैंग्वेज डेवलपमेंट एक इंडिपेंडेंट चीज है, दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। फ्रेंड्स, समझ में आया। सेकंड है, पियाजे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आपने स्टेजेस देखे होंगे, तो उसके अंदर एक टर्म मिला होगा जिसको कहते हैं ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक स्पीच का पियाजे ने तस्करा किया है कि जिसमें बच्चा प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा खुद से बातें करता है, ठीक है। तो वहां पर बच्चा क्या करता है, खुद से बातें करता है, तो उसे हम कहते हैं ईगोसेंट्रिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ईगोसेंट्रिक में बच्चा विदाउट वॉइस के बात करता है, अपने अपने आप से बात करता है बगैर किसी जुबान का इस्तेमाल किए, ज़हनी अमल है। ईगोसेंट्रिक जो है ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। लेकिन वाइगोट्स्की ने इसी मरहले को, यानी कि ईगोसेंट्रिक के बजाय वाइगोट्स्की ने क्या, किस चीज का जिक्र किया, प्राइवेट स्पीच। दोनों में फर्क को समझिए आप। प्राइवेट स्पीच एक है एगोसेंट्रिक, एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, एक जहनी अमल है जिसमें बच्चा जुबान की अदायगी के बगैर, अल्फाज का इस्तेमाल किए बगैर अपने आप से बात करता है, ठीक है। और वाइगोट्स्की के अंदर क्या है, अल्फाज का इस्तेमाल करता है, अपने आप से बात करता है लेकिन इस्तेमाल करता है। दैट इज कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। समझ रहे हैं आप दोनों। जी सर। जी, तो यहाँ दोनों का जिक्र इसीलिए आया है क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर भी चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसी पियाजे और वैगर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। पियाजे कहता है कि जो जहनी कॉग्निटिव अमल है वो इंडिपेंडेंट है लैंग्वेज के, जहनी अमल लैंग्वेज का मोहताज नहीं है। कौन कहता है, पियाजे कहता है। और वैगेट्स्की क्या कहता है, लैंग्वेज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज इज एसेंशियल, ठीक है। फर्क क्या समझ रहे हैं आप। यहाँ पर पियाजे कहते हैं कि जहनी तरक्की के लिए लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, जहनी तरक्की के लिए लैंग्वेज का होना जरूरी है। ये मेन डिफरेंसेस दोनों के हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन दोनों भी डिफरेंसेस को याद रखेंगे, क्योंकि सीडीपी के अंदर दोनों के ऊपर सवाल आते हैं, के ऊपर इम्फेसाइज किए दोनों ने, लैंग्वेज को क्या कहा, इस तरह के सवाल खास तौर पे आएंगे इसके अंदर इंशाल्लाह, वो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेन चीज थी, दो टॉपिक, फैक्टर्स देख लिए, लैंग्वेज एक्विजिशन के स्टेप देख लिए, पियाजे और वाइगोट्स्की के लैंग्वेज के मुतालिक क्या नजरियात थे हमने वो देखे, ठीक है। अब बहुत सारे माहिर नफ्सियात हैं जिनको आपने देखे हैं, लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो लैंग्वेज एंड थॉट का है। तो लैंग्वेज एंड थॉट के अंदर उन्हीं माहिर नफ्सियात का जिक्र होगा जिन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर कोई बात कही हो या कोई नजरिया पेश किया हो। अभी हमने पियाजे और वाइगोट्स्की देखे हैं, अब देखना है स्किनर। स्किनर के बहुत सारे तारीफात और उसके नजरियात आपने देखे होंगे। जी, कौन सा नजरिया पेश किया था स्किनर ने, कोई बताएगा। दो स्किनर ने आमली कौन सा नजरिया पेश क्लासिकल, किया। दो आमली, दो जुजवी नजरिया। दो जुज़वी नजरिया, और बाकी लोग। मशरूत सही कह रद्द रहे हैं, दो अमल का जुज़, जी मशरूत जी, रद्द ऑपरेंट, मशरूत रद्द अमल का नजरिया। जी, मशरूत अमली रद्द अमल का नजरिया उर्दू में कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनल लर्निंग, ठीक है। ऑपरेंट उसके लिए लफ्ज हैं, मशरूत का अमली, अमली मशरूत नजरिया। इस पर मैंने पेश किया था दो आमिल नजरिया,
जिसको हमने याद रखे थे स्पाइडरमैन के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर स्किनर के बारे में डिस्कस करना है कि स्किनर ने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। याद रखिए कि स्किनर argued that the children learn language based on the behaviorist। स्किनर जो कैटेगरी में आता है वो बिहेवियरिस्ट की कैटेगरी में आता है। आपको मालूम है कि बहुत सारे बिहेवियरिस्ट हैं और कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, गेस्टाल्टवाद हैं, इस तरह के हमारे नफ्सियात की वेरियस टाइप्स हैं, जिसमें स्किनर का जो शुमार होता है वो बिहेवियरिस्ट में होता है। ठीक है, इन खास तौर पे इसकी चीज को याद रखिए आप। स्किनर कहता है कि लैंग्वेज बिहेवियरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है, कि आप किसी भी बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि बच्चों के साथ आप किस तरह का बिहेव करते हैं। नंबर 1 बिहेवियर, नंबर 2 है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट, ठीक है, रीइंफोर्समेंट क्या है? रीइंफोर्समेंट क्या है? इनाम देना, ठीक है, या शाबाशी देना, या बच्चों की हिम्मत अफजाई करना। ये तमाम तर जो चीजें हैं जो बच्चों के अंदर हौसला पैदा करती है, बच्चों के अंदर एतमाद पैदा करती है, उनको बूस्ट करती है लर्निंग के लिए, वो तमाम तर चीजें, वो चाहे वो फिजिकल ऑब्जेक्ट हो या फिजिकल बिहेवियर हो या फिर आप उसको अल्फा ओरल हो, ये तमाम तर चीजें फिजिकल हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट आप उसको इनाम के तौर पर दे रहे हैं या फिर ऐसे अल्फाज आप बयान कर रहे हैं जो बच्चे के अंदर खुद एतमादी पैदा करे और उसकी कामयाबी को सराहे, वो तमाम तर चीजें रेनफोर्समेंट के अंदर शामिल है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी चीजें हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो स्किनर ने ये तमाम तर अंदर डिस्क्राइब की है। स्किनर की जो बुक है उसका नाम है वर्बल बिहेवियर। ये स्किनर की बुक का नाम है। इस बुक के अंदर स्किनर ने बिहेवियर का लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है वो तमाम तर चीजें एक्सप्लेन की है। ठीक है, कहता है 3 चीजों से आपको याद रखना है कि बच्चों के से फैमिली मेंबर्स किस तरह बिहेव करते हैं, उस बिहेवियर के ऊपर और लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। दूसरी चीज है रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल। रीइंफोर्समेंट मैंने आपको बता दिया। रीइंफोर्समेंट के अंदर वो तमाम तर चीजें शामिल है। मिसाल के तौर पे कोई टीचर जो है अपने बच्चों को पीठ पर क्या करता है, शाबाशी देता है, वो रीइंफोर्समेंट है। या आप अपने अंगूठे से इस तरह का निशान करते हैं कि वेरी गुड, है ना। ठीक है, ये ड्राइंग खराब बन रहा स्किन टच से, लेकिन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो चीजें उम्दा का जो आपका अंगूठा और शहादत की उंगली मिलाकर जो अलामत बताते हैं वो भी रीइंफोर्समेंट है। किसी को हक करते हैं, बच्चे को करीब करते हैं, वो भी रीइंफोर्समेंट है। किसी बच्चे को आप थंब बताते हैं वेरी गुड वाला, तो ये भी क्या है, रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, ये तमाम तर चीजें रीइंफोर्समेंट में है और ये जो चीजें हैं ये वर्बल बिहेवियर कहलाती हैं। ठीक है, जो जबानी अदा की जाती है वो वर्बल बिहेवियर, जो फिजिकल अदा की जाती है वो फिजिकल बिहेवियर। तो ये तमाम तर चीजें लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर अफेक्ट करती हैं, ऐसा स्किनर का कहना था। इतनी चीजें आपको स्किनर ने लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर कहा, ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, और याद रखिए जो सीडीपी में आप पढ़ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीडीपी में जो पढ़ रहे हैं आपको दीगर लैंग्वेजेस में भी सेम कंटेंट रहेगा। नेक्स्ट है स्किनर के बाद नॉम चॉम्स्की। ठीक है, नॉम चॉम्स्की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्या कहते हैं, इसके ऊपर सवालात काफी आते हैं, उर्दू के अंदर भी, मराठी के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी। ठीक है, सीडीपी जिसका अच्छा होता है तो दीगर सब्जेक्ट में भी सीटेट के अंदर अच्छे नंबर हासिल कर सकता है। चलिए, अब नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं, आप हेडिंग बनाइए। मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि मैं आपको तमाम पॉइंट सिखा सकूं, आप लिखते जाइए। सबसे पहली बात, नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि 3 से 4 पॉइंट में आपको याद रखना है। चिल्ड्रन डू नॉट लर्न न्यू लैंग्वेज बट नेचुरल एक्वायर इट थ्रू एन इनेट लैंग्वेज डिवाइस। हर बच्चे के अंदर लैंग्वेज को सीखने के लिए इनेट
इनेट लैंग्वेज डिवाइस होता है। हर बच्चा इनेट का मतलब होता है पैदाइशी खुदादाद, कि वो कहता है कि कोई लैंग्वेज सीखता नहीं, कोई भी बच्चा, नवमौलूद बच्चा लैंग्वेज सीखता नहीं, बल्कि हर बच्चे के अंदर ये एक इनेट एबिलिटी है, ये एक पैदाइशी खुदादाद सलाहियत है, जिसको वो कहता है LAD। याद रखिए, LAD का जहां कहीं भी जिक्र आया वो नॉम चॉम्स्की की देन है। ठीक है, उर्दू जुबान के अंदर भी इसका जिक्र है, जब हम उर्दू की पढ़ेंगे उसके अंदर भी सेम कंटेंट मिलेगा। इसीलिए मैं आपको मैसेज में बताया था कि तमाम फर्स्ट लैंग्वेज आपकी कोई उर्दू हो या मराठी हो या इंग्लिश हो, सेकंड लैंग्वेज मराठी हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, CDP पढ़ेंगे तो ये तमाम तर चीजें लैंग्वेज के अंदर शामिल है, सिर्फ पेडागोगी। तो चॉम्स्की का जिक्र उन सब्जेक्ट में भी है लैंग्वेजेस के। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हर बच्चा लैंग्वेज सीखने के लिए इनेट एबिलिटी रखता है। ठीक है, इनेट का मतलब होता पैदाइशी खुदादाद। दूसरी बात, अब वो खुदादाद जो सलाहियत है उसको चॉम्स्की ने कहा कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, एक दिमागी निजाम है, जिसे कहते हैं न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। ये एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है जिसको नाम दिया उसने LAD। LAD का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, LAD का मतलब है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, हर बच्चे के अंदर होता है। आप समझ लीजिए कि ये कोई चिप है, कोई डिवाइस है जो हर बच्चे के अंदर पैदाइशी तौर पे होती है, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लेकिन ये डिवाइस टचेबल नहीं है, ये डिवाइस को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये डिवाइस को आप छू नहीं सकते, ये डिवाइस को आप मेडिकली प्रूव नहीं कर सकते, बट वो कहता है कि एबिलिटी है। ठीक है, ये खुदादाद सलाहियत है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर। ठीक है, जो लैंग्वेज सीखने के लिए बच्चे को तैयार करती है, उसका नाम है LAD। ये LED नहीं है जो आपके घरों में सफेद कलर की चमक रही है, ये LAD है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज है जो नॉम चॉम्स्की ने बताई है, वो है UG। UG का फुल फॉर्म हम सभी जानते हैं, अंडर ग्रेजुएट, है ना, लेकिन यहाँ पर UG का फुल फॉर्म अंडर ग्रेजुएट नहीं है, UG का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर किसे कहते हैं? नॉम चॉम्स्की के मुताबिक, अब ये तो कोई इन्होंने, बल्कि इन्होंने कहा कि बच्चे को जो लैंग्वेज सीखने की जो चीजें हैं वो खुद आदात है और वो LAD के जरिए सीखता है। ठीक है, लेकिन सीखने के लिए उनका कहना था कि कोई नई लैंग्वेज दुनिया में नहीं है, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सभी का ग्रामर सेम है, उसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। कि आप कोई उर्दू लैंग्वेज ले लीजिए, मराठी लैंग्वेज ले लीजिए, फ्रेंच ले लीजिए, अमेरिकन, जापानीज, चाइना, हर उनके सिर्फ अलामतों से मुराद उनके अल्फाबेट अलग होंगे, उनकी अदायगी प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, लेकिन सबका ग्रामर यूनिवर्सल है। जो चीजें उर्दू में माजी, हाल और मुस्तकबिल में होती है, वही चीजें इंग्लिश में भी माजी, हाल और मुस्तकबिल में होगी, वही चीजें मराठी में भी माजी, हाल और मुस्तकबिल में शुमार की जाएगी, उसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है, तो यूनिवर्सल ग्रामर के लिए जो टर्म है वो नॉम चॉम्स्की, वो कहता है कि ऑल ह्यूमंस हैव अ यूनिवर्सल ग्रामर, हर किसी के पास यूनिवर्सल ग्रामर है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ये तीन चीजों को समझे होंगे। पहला मैंने लिखा कि इनेट, दूसरा लिखा मैं LAD, तीसरा मैं लिखा UG। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है कि चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू अनलिमिटेड डेटा एंड given data by LAD produced by a finite set of grammar rules। तो ये दोनों चीजें हैं, एक LAD और UG, के बच्चे जो है एक्सपोज करते हैं लैंग्वेज को, बच्चे लैंग्वेज का इजहार करते हैं किन चीजों की मदद से? UG की मदद से और LAD की मदद से। ठीक है, अब देखिए कि जो कैसे करते हैं। अब देखिए कि एक बच्चा है तो वो छोटे छोटे UG यानी यूनिवर्सल ग्रामर उसके दिमाग में इनेट एबिलिटी के साथ LAD के साथ उसके दिमाग में फिट हुए नेचुरली। अब वो जो बच्चा है 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया,
तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करता। बहुत कम बच्चे, शायद ही कोई बच्चा ग्रामेटिकल मिस्टेक करता होगा। ये कोई लड़का है तो उसको कोई बताया नहीं कि लड़के के लिए का की के इस्तेमाल होता है, लड़की के लिए कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली वो बच्चा अपने अल्फाज को ग्रामेटिकली यूज करता है। जैसे कि मुझे मेरा मेरा पेन, ठीक है, या फिर मेरे कपड़े, मेरा जूता, है ना। तो ये जो ग्रामेटिकल फाइन चीजें हैं, बारीक बारीक, ये इनेट एबिलिटी के साथ, एलईडी के साथ बच्चे के अंदर खुद ब खुद डेवलप होती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर नॉर्म चॉम्स्की की। उम्मीद करता हूँ कि इन तीनों टॉपिक को जो हमने डिस्कस किए हैं आपने समझे होंगे। 10 मिनट बाकी है, छोटा सा और 2 टॉपिक हैं, उसको कवर करेंगे। आप देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जिन चीजों के ऊपर हम डिस्कस किए हैं उसी के अंदर और एक चीज है स्कूल ऑफ थॉट्स, कि ऐसे कौन से नजरियात हैं, ऐसे कौन से फलसफे हैं जो सीडीपी के अंदर, नफ्सियात के अंदर पढ़े जाते हैं। आपने भी पढ़े हैं, लेकिन उन चीज़ों को आपने इंडिविजुअल पढ़ा है। जो नज़रियात थॉर्नडाइक ने दिया, या पॉलो ने दिया, स्किनर ने दिया, या ऑस्वेल ने दिया, इनको आपने इंडिविजुअल पढ़ा है। लेकिन हर कोई माहिर नफ्सियात एक स्कूल ऑफ थॉट से अपना ताल्लुक रखता है। तो वो स्कूल ऑफ थॉट कौन से हैं? तो वो नंबर 1 स्कूल ऑफ थॉट है, नंबर 1 बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिस्ट, ठीक है, ये स्कूल ऑफ थॉट है नंबर 1, जिसके अंदर कोई भी चीजें हैं वो पूरे की पूरी जो रिलेटेड रहेगी वो बर्ताव से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, वो तमाम तर साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो बर्ताव पर मबनी है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर मबनी है, तो वो पूरे के पूरे साइकोलॉजिस्ट बिहेवियरिस्ट कहलाएंगे। ठीक है, इसके अंदर लर्निंग कैसे होती है? बिहेवियरिस्ट जो अपने आप को डेवलपमेंट के अंदर स्टेजेस बताते हैं या बच्चों की नशोनुमा के मराहल बताते हैं, तो वो कैसे बताते हैं? वो बताते हैं कि इक्तिसाब यानी लर्निंग कैसे होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग से होती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग से लर्निंग होती है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि आप देखिए थॉर्नडाइक ले लीजिए या और बहुत सारे आपने थ्योरीज देखे हैं कि कोई ना कोई कंडीशन रखी गई सीखने के लिए। चिंपैंजी के ऊपर रखी गई, कबूतर के ऊपर, बिल्ली के ऊपर रखी गई, चूहे के ऊपर रखी गई। 2 चीजें शामिल थी उसमें, एक उनका बर्ताव और दूसरा कंडीशन। ठीक है, तभी वो जो इक्तिसाब के मराहल थे, उन इक्तिसाब को वो माहिर नफ्सियात समझा पाए। और वो जो कोई भी उन्होंने अपने चीज़ें इस्तेमाल की, जिसमें जानवरों का इस्तेमाल हुआ या मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, तो वो तमाम तर चीज़ें ऑपरेंट कंडीशनिंग थी। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को कि सब ऊपर से जा रहा? समझ रहे हैं कि वन साइड तो नहीं हुआ ऐसा कुछ? जी जी सर, समझ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ये एक स्कूल ऑफ थॉट्स है बिहेवियरिस्ट। सेकेंड है, इसको आप याद रखिए कि इसके अंदर लर्निंग कैसे होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग से। साथ ही साथ और एक टर्म उसके अंदर आप ऐड कीजिए, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्स के मायने अभी आपको मैंने बताया। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है तकवीयत, उर्दू में कहते हैं तकवीयत देना। कि तकवीयत के अंदर शाबाशकी है, वेल्डन है, ओरल बिहेवियर है, फिजिकल बिहेवियर है। वो तमाम तर चीजें जो इक्तिसाब के लिए, लर्निंग के लिए बच्चे को खुद एतमादी पैदा करती हैं, वो तमाम तर चीजें रेनफोर्समेंट कहलाती है। ठीक है, और है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है तकलीद। लर्निंग कैसे होती है? बिहेवियरिस्ट लर्निंग कैसे साबित करते हैं? बिहेवियरिस्ट लर्निंग बर्ताव से साबित करते हैं, बिहेवियरिस्ट लर्निंग रीइंफोर्समेंट से समझाते हैं, बिहेवियरिस्ट लर्निंग इमिटेशन से समझाते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें उसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं नेटिविस्ट। नेटिविस्ट, ठीक है, नेटिविस्ट का मतलब होता है, ये नेटिव आपने लफ्ज सुने होंगे, यानी कि पैदाइश। नेटिव प्लेस का मतलब होता है पैदाइश की जगह। ये पूरा के पूरा आप सकते हैं जो अभी हमने कुछ देर पहले देखे, नॉर्म चॉम्स्की। ठीक है,
नॉम चॉम्स्की के बारे में आपने देखे, उसने मेन जो जिक्र किया वो एलएडी का जिक्र किया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उसके अंदर हमने क्या देखे हैं कि हर स्टूडेंट में इन्नेट एबिलिटी होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है नेचुरली, जिसके अंदर बच्चा यूनिवर्सल ग्रामर के फाइन पार्ट्स के जरिए, फाइन चीजों के जरिए लैंग्वेज डेवलप करता है। तो नेटिव उसी से बना है, पैदाइशी, ठीक है। और वो पैदाइशी में क्या चीजें शामिल है, एलएडी, ठीक है। तो नॉम चॉम्स्की जो जो थ्योरी है, या फिर नॉम चॉम्स्की को किस में शुमार किया जाएगा, नेटिविस्ट थ्योरी के अंदर, स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर शुमार किया जाएगा, ठीक है। बिहेवियरिस्ट को नेटिविस्ट के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ थॉट इंटरेक्शनिस्ट। इंटरेक्शनिस्ट, इंटरेक्शनिस्ट, ठीक है। अब ये इसके माने के अल्फाज के मुताबिक आप इसके माने को समझ सकते हैं कि इनर कैपेसिटीज एंड एनवायरनमेंट वर्क टुगेदर, सोशल कंटेक्स्ट इज एम्पावरमेंट। यहाँ पर इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन किस से, इंटरेक्शन सोसाइटी से, इंटरेक्शन फैमिली से, इंटरेक्शन स्कूल के अंदर फ्रेंड से, ये इंटरेक्शन इसके अंदर। यानी कि वाइगॉट्स्की का शुमार इसके अंदर होगा कि वाइगॉट्स्की क्या कहता है, बच्चा सब कुछ अपने ख्यालात, अपने थॉट्स माहौल से सीखता है, एनवायरनमेंट से सीखता है, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से सीखता है। वाइगॉट्स्की ने यही कहा, पहले क्या करता है, प्लेजे ने क्या कहा, फ्रेंड्स जो शुरुआत में कहा, बताइए यार, वाइगॉट्स्की ने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। बच्चा पहले थिंकिंग करेगा, फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी उसकी। जी, और वाइगॉट्स्की ने क्या कहा, और दोनों भी सेपरेट सेपरेट है, थिंकिंग अलग चीज है और लैंग्वेज डेवलपमेंट। Language and thoughts are independent to each other. ठीक है। लेकिन उसके अंदर हम ये भी कह सकते, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज की जरूरत है। वाइगॉट्स्की के अंदर हम इस चीज को शामिल कर सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए दोनों पैरेलल हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब आप समाज में जाएंगे, अपने इंटरेक्शन करेंगे, तो उसके लिए लैंग्वेज की जरूरत है, ठीक है। जी जी सर। चलिए, ये 3 स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है। जी सर। इसके अंदर तो बताइए, किसी को कुछ पूछना है इसमें से, ये आगे बढ़े हम बताएं, रिप्लाई कीजिए फास्ट, आगे बढ़ें। जी सर, आगे समझ में आ गया सब, जी। चलिए। और एक छोटा सा टॉपिक है जो सीडीपी के अंदर है, हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है। सीडीपी के अंदर भी है, उर्दू के अंदर भी है, मराठी के अंदर भी है, हिंदी के अंदर भी है, ईवीएस के अंदर भी है। कॉमन टॉपिक है सीडीपी के अंदर, पेडागोगी के अंदर, ठीक है। उसको डिस्कस करेंगे। उसका नाम है जेंडर, जेंडर रिलेटेड इश्यूज, जिसके अंदर शामिल है जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायसनेस क्या है, इसके ऊपर हर पेपर में सवालत मिलेंगे, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, और उसका एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ठीक है। इन चीजों पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। चीजें हम समझ रहे हैं कि आज जो मॉडर्न इरा है, मौजूदा जमाना है, तो वो
जेंडर के ताल्लुक से क्या कहते हैं, वाज़ेह है, आप सभी लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। तो जेंडर के लिए आज समाज कहता है दोनों भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सभी को इक्वल राइट्स हैं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इकोनॉमी का, सोशल, एजुकेशनल, इंडिविजुअल्स, सभी किस्म के राइट्स, अपॉर्चुनिटीज और ड्यूटीज सबको मिलने चाहिए। ये एक आज का मॉडर्न थॉट है। पहले ज़माने में ऐसा था कि फीमेल को कमतर समझा जाता था, फीमेल को वीक समझा जाता था, मेल को स्ट्रॉन्गर समझा जाता था। तो ये जो एक लफ्ज़ आएगा सीडीपी के अंदर, वो है बायसनेस। इसको उर्दू में लीजिए तो आपको आसानी होगी। बायसनेस का मतलब होता यानी आप किसी एक की तरफदारी कर रहे हैं, आप किसी एक की साइड ले रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं बायसनेस। और उसके लिए लफ्ज आगे आएंगे, बस इतना याद रखिए और बताता हूँ इंशाल्लाह। चलिए, अब यहाँ पर इस चीज को क्यों रखा गया है, जेंडर को क्यों रखा गया है इस सीडीपी के चैप्टर्स के अंदर और छोटे बच्चों के अंदर, इस चीज को क्यों रखा गया है टीचर्स के लिए? इसलिए रखा गया है कि टीचर्स भी इस चीज को पनपने का मौका ना दे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, जेंडर डिफरेंस का, मेल फीमेल इश्यूज का। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर डिफरेंस पैदा कर किए जाते हैं या डिस्क्रिमिनेशन होता है? तो वो 3 से 4 चीजें हैं। किस बुनियादों पर जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस बुनियादों पर बायसनेस दिखाया जाता है या समाज में पाया जाता है? सबसे पहले डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सेक्स, उर्दू में कहते हैं जिन्स की बुनियाद पर, कि कोई ये लड़का है, ये लड़की है, इस बुनियाद पर डिफरेंस किया जाता है। दूसरा है डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एज, एज की बुनियाद पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, एज की बुनियाद पर भी बायसनेस समाज में पाया जाता है, एज की बुनियाद पर भी तफरीक की जाती है। ठीक है, तीसरा है इन टर्म्स ऑफ कास्ट, कास्ट की बुनियाद पर भी बायसनेस समाज में पाया जाता है, जात पात की बुनियाद पर। जो चीजें आप समझ सकते हैं उसको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। और क्या कैसे होता है सोशियो इकोनॉमिकल, समाजी व माशी बुनियाद पर भी समाज में सोशल डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये चारों भी बेसिस ऑफ इनइक्वालिटीज हैं, अदम मसावत की बुनियादें हैं। अब यहाँ पर उसके बाद देखना है चौथा जेंडर क्या रोल्स, बोले, मिस हो गया थोड़ा सा। सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, समाजी सर इकतसादी। इन टर्म्स ऑफ सेक्स, कास्ट, इकोनॉमिक, सोशल, और सेकंड नंबर पे एक और बोले थे सर आप? एज, एज बताए, एज, अच्छा जी जी, ओके, थैंक यू। सेक्स, एज, कास्ट और सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, इन बुनियादों पर बायसनेस पाया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। ठीक है, अब जेंडर रोल क्या होना चाहिए या कैसे होगा बिकमिंग ए मैन और वुमन? और कोई लड़का है या कोई लड़की है तो जेंडर रोल क्या है, जेंडर रोल क्या है? ये तमाम सब्जेक्ट में काम आएंगे, इसीलिए इन चीजों को यहाँ पर रखा जा रहा है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जेंडर रोल को डिस्क्राइब करती है? सबसे पहला है कि मस्कुलिनिटी, ये अल्फाज का इस्तेमाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। मस्कुलिनिटी, मस्कुलिनिटी से मुराद मेल, ठीक है, और इसके अगेंस्ट में है फीमेनाइन या फीमिनिटी। इन दो अल्फाजों का इस्तेमाल सीडीपी में किया जाएगा, मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी। तो समाज में रोल क्या है, क्या समझा जाता कि मस्कुलिनिटी को हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है, किसकी बुनियाद पर? फेमिनाइन की बुनियादों पर, कि किसी भी काम को लेकर के मर्दों को या उनके किए गए काम को सबकत दी जाती है, अप्रिशिएट किया जाता है, दिया जाता है बमुकाबिल फीमेल्स के। ठीक है, पेडागोगी के अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, तो आपको उन जिसके अंदर ऐसे ऑप्शन जिसमें किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन ना हो,
जो फीमेल्स को, यानी कि जो लड़कियां हैं एजुकेशन हासिल कर रही हैं आपकी क्लास के, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करने वाले जो ऑप्शंस हैं, ऐसा ऑप्शन को पहले ही कट कर देना जो किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन बताता हो, बायसनेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीडीपी के अंदर इक्वालिटी सिखाई जा रही है, मस्कुलिनिटी के अंदर भी और फेमिनाइन के अंदर भी। सेकंड चीज है अ पर्सन बॉडी लैंग्वेज एंड द वे पर्सन टॉक, वॉक, वर्क और इवन थिंग्स इज पीरियड डिटरमाइंड बाय सोशली मेड जेंडर रोल्स। आमतौर पर ऐसा भी होता है कि पर्सनालिटी भी अफेक्ट करती है, पर्सनालिटी भी अफेक्ट करती है। कोई दुबला पतला आदमी है, मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था, कोई दुबला पतला आदमी है, सादे सीधे कपड़े हैं, सादी चप्पल है, और एक आदमी है जो सूट बूट में है, हेल्दी है और अच्छे कपड़े पहना हुआ है, तो लोग क्या समझते हैं, फिजिकल अपीयरेंस की बुनियादों पर भी डिस्क्रिमिनेशन समाज में पाया जाता है कि ये सादा सीधा जो नजर आ रहा है, ये बंदा कैसा है, इसके मुकाबिल में कमजोर नजर आ रहा है जो सूट बूट में है। फिजिकल अपीयरेंस भी पर्सनालिटी जो है उसके ऊपर भी बायसनेस समाज में पाया जाता है। नेक्स्ट है जेंडर रोल्स हैव चेंज ओवर टाइम टू टाइम बट वी स्टिल नीड टू रियलाइज द थिंग्स एंड नीड टू ब्रॉट अप ओवर अपकमिंग जनरेशंस विद इक्वल माइंडसेट। जेंडर रोल्स टाइम टू टाइम क्या होता है, बदलता है। टाइम टू टाइम जेंडर रोल बदलते हैं, यानी कि समाज में ऐसे लोग होते हैं जेंडर रोल्स जो बहुत आला समझे जाते हैं। आपके शहर में भी तालीम याफ्ता लोगों की अलग इमेज है, इलिटरेट जो लोग हैं उनकी इमेज अलग है। ठीक है, हर किसी का रोल है। वुमेन्स में भी आपके शहर में कोई नामवर मारूफ लोग होंगे। तो ये जेंडर रोल्स हैं जो समाज में अपना एक मकाम रखते हैं और टाइम टू टाइम ये बदलते हैं। ठीक है, तो लेकिन टाइम टू टाइम बदलने के साथ साथ ये बात कही जा रही है कि जो जनरेशन से अपकमिंग जनरेशन, उनके अंदर इक्वल माइंडसेट होना चाहिए। अंदर बच्चों के अंदर ये इक्वल माइंडसेट हमको पैदा करने की जरूरत है कि हर साल हर टाइम टू टाइम बदलते रहेंगे, लेकिन कोई भी इंसान किसी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, जात की वजह से या सेक्स की वजह से या उसके कास्ट की वजह से या फिर वो अमीर है इसलिए अच्छा है बेहतर ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तमाम इंसान इक्वल है। इक्वलिटी हमको बच्चों के अंदर डेवलप करना है। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक है जेंडर स्टेरियोटाइप। इस पर भी बहुत सारे सवाल हर साल पूछे जाते हैं। हमने टेक्स्ट मैसेज में व्हाट्सएप पर यही बताए थे कि हम पेडोलॉजिकल इश्यूज को डिस्कस करेंगे जो हर साल पूछे जाते हैं। 30 to 40% सवाल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं प्रीवियस पेपर्स के अंदर। तो एक टर्म है जेंडर स्टेरियोटाइप। जेंडर स्टेरियोटाइप के अंदर वही चीजें हैं जो अभी तक हम इसके अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं। जेंडर स्टेरियोटाइप में हम वही चीजें हैं जो अभी हमने गुफ्तगू की है। स्टेरियोटाइप का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन। स्टेरियोटाइप का मतलब डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, बाया उर्दू में कहते हैं जानिबदारी। कि अगर कोई है या कोई टीचर है और वो अब हमेशा किसी काम को लेकर के एक ही बच्चे को, लड़का है जो अच्छे घर से ताल्लुक रखता है, उसी बच्चे को उस काम के लिए उठाती है, उसी बच्चे को अपने काम सौंपती है, उसी बच्चे को डिसिप्लिन कायम रखने के लिए बोलती है और उसी बच्चे को मॉनिटर बनाती है। तो इसका मतलब ये है कि आप में से भी अगर कोई है या मैं खुद भी हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जेंडर स्टेरियोटाइप का शिकार हूँ। मैं जेंडर स्टेरियोटाइप जो है टीचर हूँ। ठीक है, तो क्या होना चाहिए जेंडर स्टेरियोटाइप में, हमें सीडीपी क्या कहती है। जेंडर स्टेरियोटाइप में क्या होता है, स्टेरियोटाइप का मतलब होता है कि किसी शख्स के बारे में, किसी बच्चे के बारे में एक खास मखसूस सोच बना देना और उसी को जो है कंसीव करना, उसी को प्रमोट करना। स्टेरियोटाइप के अंदर जी कोई कुछ कहना चाहता है। चलिए, जेंडर स्टेरियोटाइप में किसमें होता है, जेंडर स्टेरियोटाइप किसमें होता है। नंबर एक, फैमिली के अंदर। फैमिली के अंदर भी जेंडर होता है। कैसे होता है, माँ बाप हैं, ये बड़ा भाई है, बड़ी बहन है,
तो वो ये समझते हैं किसी भी फैमिली मेंबर को लेकर, सबसे छोटी है तो उसके मुताबिक ये स्टेरियोटाइप माइंडसेट बन जाता है कि वो छोटा है, उसको जिम्मेदारी हम नहीं दे सकते हैं। या एक लड़की है तो पूरे काम जो है सिर्फ उसके अब्बू कर रहे हैं और उस लड़की को किसी किस्म के काम सौंपे नहीं जा रहे हैं और ये समझा जा रहा है कि वो बच्ची लड़की है, नहीं कर पाएगी। दैट इज कॉल्ड फैमिली स्टेरियोटाइप। ठीक है, वो तमाम तर चीजें हैं जो फैमिली के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होती है, या किसी भाई को या किसी बहन को ये समझा जाता है कि उसे जिम्मेदारी हम नहीं दे सकते या वो ये काम नहीं कर पाएगी। दैट विल कम अंडर जेंडर स्टेरियोटाइप। ठीक है, दूसरा है मैरिज। शादी के मामले में भी स्टेरियोटाइप के शिकार समाज देखा जाता है कि अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा है, ये तमाम तर चीजें मैरिज के अंदर आती हैं। और कहाँ होता है, एजुकेशन के अंदर भी होता है जेंडर स्टेरियोटाइप। मैंने आपको मिसाल देकर बताया कि सबसे ज्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन नेचुरली जो होता है गलती की वजह से या पेडोलॉजिकल इश्यूज से वाकिफियत नहीं होने की वजह से टीचर भी करते हैं कि हमेशा सामने बैठे हुए बच्चों, जो फर्स्ट रो में बैठे बच्चे बैठे हुए होते हैं, उन्हीं को अपनी तवज्जो का देते हैं, उन्हीं को अपने होमवर्क जल्दी से चेक करते हैं, उन्हीं को जो है पेश पेश रहने के लिए मौका दिया जाता है। तो ये तमाम तर चीजें जो टीचर की हरकत है वो जेंडर टाइप में आती है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, जेंडर स्टेरियोटाइप को बचने के लिए आप क्या करेंगे? तो मौलिम को ये करना चाहिए, टीचर को ये करना चाहिए कि आप एक दिन एक सामने बैठे हुए बच्चे को अगर आप चौक लाने के लिए भेजते हैं या रजिस्टर लाने के लिए भेजते हैं या किसी काम को लेकर भेजते हैं, तो लास्ट में जो लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा हुआ है उसको भी कभी मौका दें। ठीक है, उसको भी मौका दें। मिडल में जो बच्चा बैठा हुआ है उसको भी मौका दें। किसी को मॉनिटर बनाया जा रहा है तो एक ही बच्चे को साल भर मॉनिटर बनाया जा रहा है। इट इज ऑल्सो कम अंडर दी स्टेरियोटाइप, जेंडर इन स्टेरियोटाइप। बल्कि दीगर बच्चों को भी आप क़यादत का मौका दें, दीगर बच्चों को भी आप लीडिंग का मौका दें, दीगर बच्चे को भी आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज में अपने आप को पेश करने का मौका दें। अगर आप जेंडर स्टेरियोटाइप के शिकार हैं तो आप बच्चों की मख्फी सलाहियतों को बाहर निकालने में नाकाम होंगे। ठीक है, तो ये चीजें थी, दोनों भी जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, खासतौर पे पहला वाला चैप्टर और ये जेंडर स्टेरियोटाइप, ये सीडीपी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसके सवालात भी देखिए, इंशाल्लाह हम भी इसके ऊपर एक जल्दी वीडियो बनाएंगे इन सवालात को लेकर के, और कल इंशाल्लाह 9 बजे शार्प हम इस सेशन को शुरू करेंगे। ठीक है, उससे पहले कि हम इस सेशन को खत्म करें, आप में से कोई सवाल हो क्लास को लेकर के, सीडीपी को लेकर के, तो वो पूछ सकते हैं, पूछिए। एक्चुअल में पेपर कैसा रहेगा? मतलब हम फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो हमको बिल्कुल भी नहीं पता, पेपर भी नहीं देखे हमने। जी, अभी अभी तक जो है पेपर होता था मैडम, तो वो ऑफलाइन था, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज आपस में एक साथ आती थी। ठीक है, अभी भी मॉक टेस्ट में जो लोग ने दिए हैं सीटेट के लिए मॉक सेंटर बनाए गए हैं, आपके करीबी सेंटर की लिस्ट दी गई थी व्हाट्सएप के ऊपर, जहां पर आप जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं कि एग्जाम कैसा होगा, उस चीज का पूरा अंदाजा आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। अगर अभी भी आप नहीं गए हैं तो अगर करीब हैं मॉक टेस्ट सेंटर तो वहां देखिए, या फिर यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन यूट्यूब पर मॉक टेस्ट की वीडियो बनाई गई है, हिमांशी मैडम ने भी बताए हैं, जिसमें उसकी वीडियो बताए हैं उन्होंने। वीडियो के अंदर क्या बताया है कि आपको मॉक टेस्ट कैसे आएगा। ठीक है, लेकिन आपको फिजिकली अपीयर होने का मौका नहीं है यूट्यूब के ऊपर। फिजिकली अपीयर होने के लिए आपको ट्राई करने के लिए मॉक टेस्ट सेंटर जाने की जरूरत है। तो जो करीबी आपके अंदर मॉक टेस्ट सेंटर है वहां जाइए, और अपना हॉल टिकट तो अभी आए नहीं, आप जाकर देखिए मॉक टेस्ट के अंदर के पेपर कैसा होगा, पूरा अंदाजा आ जाएगा। जी सर, शुक्रिया। और कोई सवाल है? पेपर जी प्रैक्टिस बोलिए करेंगे मैडम। ना, समझ में आ जाएगा ना। हाँ, हम प्रैक्टिस एक दो करने के बाद समझ में आ जाएगा। तो वो समझ में आ जाएगा। जी जी, जी, हमने ऑफलाइन प्रैक्टिस एक्चुअल भी में अभी हम तक सेकेंड लैंग्वेज को दो। लेकर थोड़ा सा परेशान थे। कौन सी लिए मैडम आपने? इंग्लिश लिए सर हमने, तो उसमें हमको ऑप्शन में हिंदी भी पूछा था, तो हमको समझ नहीं आया, हम समझे उर्दू और हिंदी में ऑप्शन है। नहीं, सेकेंड लैंग्वेज आप इंग्लिश भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, हिंदी भी लेते हैं तो तो हमको उसके अंदर क्या भी अभी स्कोरिंग कैसे है। पेपर सॉल्व करना पड़ेगा? हमको उर्दू उर्दू लेना पड़ेगा अंदर, सेक्शंस वाइज रहेगा क्या? कैसे कैसे रहेगा? नहीं,
लैंग्वेज 1 लैंग्वेज आपकी 2 फर्स्ट ऐसे लिख कर आएगा लैंग्वेज, सर। हाँ उर्दू लैंग्वेज का आपको अलग से पेपर मिलेगा, उर्दू एज फर्स्ट ए फर्स्ट लैंग्वेज लैंग्वेज। उर्दू है सर हमारी, और सेकंड इंग्लिश है। जी, तो सेकंड जो इंग्लिश लैंग्वेज है आपका मेन पेपर में आ जाएगा, और अच्छा, फर्स्ट लैंग्वेज तो उर्दू इंग्लिश का वो अलग पार्ट से रहेगा आएगा। 30 मार्क्स के लिए क्या? उसके ऑप्शन में हिंदी रहेगा जी क्या हो, सर? उसके ऑप्शन में हिंदी है क्या? हाँ अगर आप पहले सेलेक्ट करते थे तो सेकंड लैंग्वेज के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, 18 लैंग्वेजेस है कितने थे सेकंड सर लैंग्वेज के सेकेंड अंदर। लैंग्वेज के लिए? अच्छा अच्छा, तो उसमें मराठी भी इसके आती है क्या? अंदर मराठी, हिंदी, इंग्लिश? जी मराठी भी आती है, सेकंड लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं, मराठी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, लेकिन उर्दू आपने फर्स्ट लैंग्वेज ले लिए तो उर्दू सेकंड लैंग्वेज नहीं ले सकते। अच्छा, तो फिर फर्स्ट के लिए क्या जी ऑप्शन रह जाता अगर हम से उर्दू लेते हैं तो? देखिए, अब तो आपने फॉर्म भर चुके हैं, आपका अगर फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है तो सेकंड लैंग्वेज आपका इंग्लिश है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा अब। अच्छा, नहीं होगा, हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, तो आप शुक्रिया। 30 मार्क का होगा, 5 सब्जेक्ट हो गए, 30-30 मार्क्स के, हर सब्जेक्ट में 15-15 मार्क का पेडागॉगी होगा, तो 150 में से तकरीबन 80-75 मार्क का पेडागॉगी होता है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, खास तौर पे उर्दू है, उसमें पैसेज और पोएम अगर आती है, इंग्लिश में भी पैसेज पोएम है, हिंदी में मराठी में भी है, तो वो पैसेज में देखकर पोएम में देखकर ही आपको जवाब लिखने हैं, तो उसके अंदर भी 10 से 12 मार्क मिल जाते हैं, और 15 मार्क पेडागॉगी के हैं, तो हर बच्चा इसके अंदर आसानी से 20 मार्क के आगे जा सकता है, सर हमने सुने अगर आप उर्दू कोशिश सिर्फ करें। 15 मार्क्स के लिए रहेगा, उर्दू 30 मार्क्स के लिए नहीं रहेगा क्या? देखिए, सुने सुनाए बातों पर यकीन ना कीजिए, पूरी चीजें रिटर्न में नोटिफिकेशन के अंदर दी गई हैं, ठीक है, उस नोटिफिकेशन को फॉलो कीजिए, और सर व्हाट्सएप पर जो मैसेज आते हैं। जी बोलिए। सर ये सेकंड पेपर में सोशल साइंस होता है, तो जी, उसमें क्या क्या फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस के सोशल साइंस सोशल में? साइंस 60 मार्क का आएगा मैडम आपको पूरा, जी, तो उसके अंदर तो पूरा मार्क का पूरा 60 डिस्ट्रीब्यूशन पूरा सोशल हाँ साइंस मेन रहेगा? पेपर हो, पूरा सोशल साइंस रहेगा, सीडीपी के बाद नेक्स्ट पेपर आपका सोशल साइंस ही होगा। अब आपको सर पीसी इसमें पर बैठे हुए रहेंगे तो पेज पलटाने, पीसी पर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हुए रहेंगे इस बार, तो आपको पेज पलटाने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको आपको पीसी पर बैठकर हाँ, देना है क्वेश्चन कंप्यूटर के मिलते ऊपर। जाएंगे, क्वेश्चन मिलते जाएंगे। जी सर, तो इसमें सोशल साइंस के लिए स्टडी किसमें से करनी है, कहाँ से करनी है सोशल साइंस के सोशल लिए? साइंस के सोशल साइंस के लिए दो दो चीजें हैं, चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हो या ईवीएस पेपर फर्स्ट में हो या पेपर सेकंड के अंदर एसएसटी हो, दोनों के लिए जी जो क्राइटेरिया है, पेपर फर्स्ट के लिए फर्स्ट टू फिफ्थ की सीबीएसई बुक है, और पेपर सेकंड के लिए 6 to 8 बुक हैं, ठीक है, एसएसटी के। तो अगर आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ाते हैं, आपके पास बच्चे हैं, तो डायरेक्टली आप सीबीएसई की बुक फॉलो कर सकते हैं, या फिर कंबाइन जो बुक्स आते हैं अरिहंत के हैं और भी पब्लिकेशन है, तो वो बुक आप परचेस जी, करके पढ़ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर उसमें भी पेडागोगी होता है ना? जी, अगर उसमें भी हिस्ट्री हर है तो सब्जेक्ट में उसमें 15। सर अगर हर हिस्ट्री है हर तो सब 15, और ज्योग्राफी है इसमें 15, तो ऐसे से हम मतलब अपन 30 देखिए, कवर ऐसा कर। ऐसा करेक्टली एसएसटी के अंदर हिस्ट्री, सिविक्स या ज्योग्राफी, ऐसा इनके अंदर बाइफर्केशन नहीं है, कोई भी जो सब्जेक्ट है वो कितने मार्क का आ सकता है, 10 मार्क के भी आ सकते हैं, 15 मार्क का भी आ सकता है, ज्योग्राफी 12 मार्क का भी आ सकता है, लेकिन टोटल जो है 60 मार्क का एसएसटी होगा आपको, ठीक है। तो लेकिन उसमें आपको पेडागॉगी 50% आएगी, तो हिस्ट्री के अंदर जो पेडागॉगी, हर सब्जेक्ट के एम्स एंड ऑब्जेक्ट, पेडागॉगी में होता क्या है, हर पेडागॉगी में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्राइमरी एम्स होते हैं, हायर एम्स होते हैं, उसके मेथड्स होते हैं, ये तमाम तर चीजें हैं। एसएसटी में अगर हायर लेवल में जाएंगे तो उसमें हिस्ट्री है, खासतौर पे चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के, वो उसमें से सवाल आते हैं, आप प्रीवियस पेपर देखिए, इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम ठीक सर। है तो 3 पेपर जी, बोलिए। कराइए सर, तो समझ में आ जाएगा अच्छा, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सब। जी, परभनी के अंदर हम तो पेपर ले रहे हैं, 2 पेपर हो चुके हैं संडे को संडे, और इंशाल्लाह इस संडे को भी 150 मार्क का पेपर होगा, जो लोग परभनी के हैं तो सर हम लोग तो को भी वो ऑफलाइन के लिए है क्या? सर ऑफलाइन के लिए? सर वो जी क्वेश्चन पेपर जो आप 2 पेपर ले चुके हैं उसको हमें शेयर कीजिए ना इस पे, ग्रुप पे, हम ऑनलाइन मतलब अपना पर्सनली उसको सॉल्व कर लेते हाँ हैं।
जी, तो हाँ वो सर, ऐसे पर्सनली ही हम व्हाट्सएप लोग। कीजिए, तो व्हाट्सएप पे पर्सनली आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे, ठीक है। ओके सर। जी सर। दो जी, जो सर, परभनी ये के दो नहीं जो है पेपर उनके हुए लिए ये लोग, भी, जो जो दो लोग पेपर परभनी हुए के वो हैं भी वो शेयर कीजिए, और आइंदा जो होंगे वो भी शेयर कीजिए सर। ठीक है इंशाल्लाह, और जो लोग परभनी के हैं वो ऑफलाइन टेस्ट में शामिल रहिए इंशाल्लाह। एक्सपीरियंस आएगा 2 घंटे बैठने का, 2.5 घंटे बैठने का, ठीक है। सर आप जो ले रहे हो ऑफलाइन जो टेस्ट ले रहे हैं आप, तो वो कंप्यूटर पे ही ले रहे हैं, पीसी पे? ऑफलाइन का मतलब मैडम? आप परभनी में जो ऑफलाइन टेस्ट ले रहे हैं पेपर, जो जी जी, प्रैक्टिस के वही लिए, वही कह रहा हूँ मैं, ऑफलाइन, तो ऑफलाइन का कंप्यू मतलब ऑफलाइन ही, पेपर पे। अच्छा, पेपर पे ले रहे हैं। वो भी ओके प्रीवियस पेपर ही होते हैं, ओके ओके। सर उसमें ठीक है। ज्यादातर हम सुने, मतलब ज्यादातर उस प्रीवियस पेपर में से ही आता है। ज्यादातर से मुराद 30 to 40%, ठीक है। प्रैक्टिस का क्या करें? ठीक है इंशाल्लाह, आज ठीक की है ये जो सर, क्लास है हम जज़ाकल्लाह यहीं खैर, पर जज़ाकल्लाह। रुकेंगे। जो लोग नए हैं वो ऐसे भी लोग अगर जो दूसरे ग्रुप में थे, लेकिन ये जो ऑनलाइन जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें शामिल अगर नहीं है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, क्योंकि इसमें जो लिंक आएगी वो दीगर ग्रुप में नहीं आएगी। हो सकता है कि जो स्टूडेंट सेंटर वाला ग्रुप है उसमें उसमें भी आज हमने शेयर किए थे, फर्स्ट डे है बोल के, उसमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट आज ज्वाइन हुए, लेकिन इसके लिए अलग ग्रुप है खास तौर पे, तो आप उसमें शामिल होने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आप सभी को फायदा हुआ होगा। सर दुआ में याद रखिए, बिल्कुल जज़ाकल्लाह बिल्कुल। खैर। जी बोलिए। कब है सर क्लास? इसके अलावा मॉर्निंग कौन में सा कब है? ग्रुप है सर, और जो जिसमें मॉर्निंग आपने मॉर्निंग का सेशन भी आप मिस मत कीजिए। मॉर्निंग में ठीक 8 बजे से होगा, उसमें भी 2 सेशन होंगे कंटिन्यूसली। मॉर्निंग मॉर्निंग का भी होगा, आप उसको अटेंड कीजिए, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। चलिए मिलते हैं, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। सर हिंदी ले रहे क्या आप? हेलो। व्हाट्सएप पे आइए इंशाल्लाह, अब वहाँ बात करते हैं, ओके सर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ओके, वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह।